नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है। आपको मनीष मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम थ्योरी का सेकंड पार्ट देखते हैं। दशमलव। दशमलव मेरा दो टाइप के होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव फर्दर डिवाइड होते हैं अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति। तो शांत दशमलव क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। शांत दशमलव कहते हैं इसको। तो शांत दशमलव का डिफिनेशन है वैसे भिन्न जिसके हर का गुणनखंड 2 या 5 या 2 तथा 5 के अलावे कोई दूसरा संख्या नहीं हो, जिसके अंश बाय हर होता है, अंश बाय हर होता है। तो जिसके वैसे भिन्न जिसके हर का गुणनखंड यानी बटा के नीचा वाला का गुणनखंड जो है या तो 2 होगा या 5 होगा, या 2 तथा 5 या दोनों होगा। इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं हो तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक। समझिए 7/2 हो गया। इसके हर में क्या है? इसके हर में 2 है। यानी क्या बोले कि जिसके हर का वैसे भी जिसके हर का गुणनखंड 2 या 5 हो तथा या 2 तथा 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं हो, तो इसके हर में 2 है। या 7/5 ले लेंगे, इसके हर में 5 आ गया, या 7/20 ले लेंगे, या 8/20 ले लेंगे, या क्या और एग्जाम्पल ले लेते हैं 6/2 ले लेंगे। कोई भी ऐसे जिसके हर का गुणनखंड 2 या 5 तथा या 2 तथा 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं हो, तो वैसे भिन्न को कहते हैं हम शांत दशमलव। आप अशांत दशमलव देखते हैं। तो अशांत दशमलव क्या हो जाएगा? जब इसके उल्टा हो जाएगा अशांत दशमलव। वैसे भी जिसके हर का गुणनखंड 2 या 5 या 2 तथा 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हो गया 7/3, 6/9, और ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऐसे देखो 9/35। इसके क्या हो? इसके हर का गुणनखंड में क्या है? हर में 3 है। इसके हर में 9 है तो 9 3 गुना 3 हो जाएगा 9। इसके हर में क्या है? 7 गुना 5। तो इसके अलावा क्या बोला था? 2 या 5 या 2 तथा 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या हो। तो यहाँ पर 5 तो है, लेकिन इसके अलावा क्या है? 7 है, जो कि इसके डिफिनेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसको हम क्या कर देंगे? ये सब अशांत आवृत्ति के अशांत दशमलव के एग्जाम्पल ये सब हो गए हैं। आप देखते हैं अशांत दशमलव जो मेरा होता है, अशांत दशमलव फर्दर मेरा 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति। अशांत आवृत्ति क्या होते हैं और अशांत अनावृत्ति क्या होते हैं, इसको हम देखते हैं। तो अशांत आवृत्ति कहते हैं वैसे दशमलव प्रकार जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिखा जा सकता है, उसे हम अशांत आवृत्ति कहते हैं। अशांत आवृत्ति किसे कहते हैं? वैसे दशमलव प्रसार जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम अशांत आवृत्ति कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया उदाहरण 0.33, 0.67 इस तरह से हो गया। और भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 0.999, ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रही। अब इसका जो ऊपर लगा दिया रेटिंग, इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद है ये 3 आगे चल ही रहा है, तो उसको जो है ये 3 हमको पता है 3 चल रहा है, इसीलिए हम इस 3 के ऊपर रेटिंग लगा दिए गए। इससे एक रेखा खींच दिया गया है, जिससे पता चल रहा है कि हमको आगे सिर्फ 3 ही चल रहा है। ये 6-7 के ऊपर नहीं लगाने मतलब है कि आगे में 6-7 ही चल रहा है, हमको पता है। इसलिए हमें इसके शॉर्ट में लिखने
शॉर्ट लिखने के लिए ऊपर रेटिंग लगा दिए हैं, इस तरह से इसका भी है। तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको अशांत आवृत्ति कहते हैं। और अशांत आवृत्ति को परिमेय संख्या भी कहते हैं। ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो अशांत आवृत्ति को क्या कह सकते हैं, तो परिमेय संख्या कह सकते हैं। अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति मतलब जो आवृत्ति ना हो अनावृत्ति होगा, मतलब जिसे वैसे दशमलव प्रसार जिसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, उसे अशांत आवृत्ति कहते हैं। जैसे अशांत आवृत्ति एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना 4.5967 इस तरह चलतेगा, पता नहीं है इसके बाद क्या होगा, तो इसीलिए इसको डॉट डॉट करते चलेंगे। ये पूरा पूरा डिवाइडेड नहीं हो रहा है, आगे आगे चल ही रहा है, कोई भी कुछ आ रहा है, कभी 2 3 4 5 0 7 8 9 ऐसे कुछ आते रहेगा, इसलिए इसको डॉट लगा दिए हैं। अब डॉट लगाने का नियम होता है कि 3 डॉट ही लगाना होता है, तो हम भी 3 डॉट ही लगाएंगे। ये हो गया, ऐसे लिख लो। और भी इसका एग्जाम्पल है, जैसे 0.7869 डॉट लगा दो रहे, तो ये मेरा अशांत अनावृत्ति एग्जाम्पल हो जाएगा। आप बोलेगा कि अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति में क्या डिफरेंस है, तो देखो अशांत आवृत्ति में क्या था कि हमको पता था कि आगे क्या आएगा, इसलिए हम उसके ऊपर रेटिंग लगा दिए कि आगे मेरा वही टर्म फिर से रिपीट होगा, इसलिए हम उसको रेटिंग लगा दिए। लेकिन इसमें हमको पता नहीं है आगे क्या क्या आने वाला है, इसलिए हम इतना तक करके आगे इसको डॉट लगा दिए कि आगे ये जा रहा है। ये मेरा अशांत अनावृत्ति हो गया, और अशांत अनावृत्ति को अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। तो ये हो गया, आगे भी आया कुछ इसका थ्योरी पार्ट, वो देख लेते हैं। ये देखिए आगे थ्योरी पार्ट हो जाता है, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, इसको हम देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड, जब किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। मतलब कार्य मतलब क्या हुआ, कोई भी संख्या रहेगा, उस संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल, मतलब अभाज्य संख्या को ही हम गुना कर करके इस रूप में व्यक्त करना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक संख्या, ऐसी संख्या ले लिए हैं हम 24 ले लिए हैं। 24 को एक संख्या है, इसका हमको अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो क्या करना है, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं, 2 डिवाइड करते हैं तो 12 दाम जाएगा, 2 करेंगे फिर 6 दाम जाएगा, फिर 2 करेंगे 3 दाम जाएगा। अब यह फिर आगे फर्दर डिवाइडेड, आगे फर्दर नहीं बढ़ेगा। तो देखिए 24 हो गया, 24 को हम लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यही है। 3 को 2 है, 3 को 2, 1 को 3 है, 1 3 हो गया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके जोड़े मल्टीप्लाई कर देंगे हमको 24 ही पूरेगा। अब देखो 2 2 2 3, ये वाला सब अभाज्य संख्या है, इसलिए बोला गया इसकी डिफिनीशन में, जब किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 26 ले लेते हैं इसका एग्जांपल। 26 मेरा कोई संख्या है, और इस संख्या को हमको आप क्या करना है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसको अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जोड़ निकालते हैं तो 6 हो गया। तो बहुत इजी था, इसका तुरंत निकल गया। आप देखो 26 का 2 गुना 13 कर देते हैं, तो इसका 2 गुना 13 जब हो गया, तो 2 भी मेरा अभाज्य संख्या है, 13 भी मेरा अभाज्य संख्या है, तो ये मेरा हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब अगला टर्म मेरा आता है, अगला टर्म मेरा आता है क्या, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक ऐसा ही होगा, ऐसा ही है। जो कहते हैं हम HCF, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन आ जाए दोनों में। कॉमन कब आएगा, जब कम से कम 2 रहेगा तभी तो कॉमन आएगा सब में। तो इसे ले लेते हैं अपना, इसका एग्जांपल ले लेते हैं 4 और 8 ले लिए, इसका एग्जांपल हो गया। इसका निकालेंगे हम, क्या निकालना है इसका हमको एचसीएफ निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। तो हमको क्या करना होता है, छोटा को बड़ा को छोटा से डिवाइड करना पड़ता है। इसमें मेरा बड़ा कौन 8 है, बड़ा करना है, इसमें किसी डिवाइड करेंगे छोटा से, 4 हो गया, 4 दूनी 8, खत्म। तो इसका कितना हो गया मेरा एचसीएफ, ये तो इस तरह से हो गया, लेकिन इसको डिफिनेशन के थ्रू समझाएंगे क्या होता है। देखिए अगर हम 4 है तो 2 गुना 2 लिखेंगे 4 हो जाएगा, अगर 8 लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 8 हो गया। इसमें कितना मैक्सिमम कॉमन फैक्टर आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, ये 2 आ गया, ये 2 गया, ये दोनों कॉमन फैक्टर आ गया। इसमें 2 है लेकिन ये 4 वाला में 2 नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ मेरा कितना, 4 और 8 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 4 आ जाएगा एचसीएफ। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम इसका 12 और 18 का। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 12 हो गया, 12 के लिए कितना, नेक्स्ट एग्जांपल मेरा हो जाएगा 12 और 18। तो 12 का हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3, 18 कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3। तो इसमें भी 12 में भी 2 कॉमन है और 18 में भी 2 है, तो 2 दोनों ले लिए हैं, और 3 इसमें भी है, 3 12 में भी है, 3 18 में भी है, तो दोनों में से कॉमन हो गया। अब कोई कॉमन नहीं है, इसमें 2 है इसमें 3 है, दोनों कॉमन नहीं आएगा। तो मेरा एचसीएफ जो होगा 12 और 18 का 2 गुना 3 यानी 6 होगा, जो कि 6 से अब हम डिवाइड करेंगे ने तो दोनों में कंप्लीटली डिवाइडेड होगा। तो एचसीएफ हो गया ही। अब हम जानेंगे एलसीएम। एलसीएम का लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम, यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जितना इसमें पहले कॉमन आएगा उसको लेंगे ही लेंगे, उसके अलावा भी जितना और दोनों में आएगा वो भी लेंगे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा अपना, इसे ले लिए, इसका एग्जांपल क्या ले लिए, 9 ले लिए और 6 लिए। 9 और 6 का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो देखिए 9 का यहाँ क्या देगा, इसका एलसीएम तो 3 गुना 3 हो जाएगा, और 6 क्या हो जाएगा, 6 को 2 गुना 3 हो जाएगा। अब देखो इसमें पहले कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन मेरा 3 है, कॉमन जो आएगा कॉमन लेंगे ही लेंगे, इसके अलावा जो बच जाएगा दोनों में वो भी लेंगे। मतलब देखो क्या होगा, तो यहाँ पर 3 कॉमन है, एक 3 लिखा जाएगा, इसमें भी 3 है, 3 लिखा जाएगा, और इसमें एक 2 आ गया, उसको 2 ले लेंगे। 3 3 9 दूनी 18, तो इसका एलसीएम 18 हो गया। मतलब कहने का मतलब है दोनों गुणनखंड निकाल करके और जो दोनों में जो कॉमन आएगा वो तो लेंगे ही लेंगे, और दोनों में कॉमन जो आ गया वो मेरा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, महत्तम समावर्तक। और कॉमन के अलावा दोनों में जो बच जाएगा उसको लेकर गुना कर देंगे तो मेरा क्या कहलाएगा, लघुत्तम समावर्तक कहलाएगा। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। अब थ्योरी का पार्ट तो यहाँ पर खत्म हो गया। अब एक बचता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो उसको जब क्वेश्चन बताएंगे तो उसी टाइम इसका थ्योरम भी बता दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। तो अब इसके प्रश्नावली चलेंगे, प्रश्नावली 1.1। तब तक के लिए ओके बाय।